नमस्कार। राम राम, राधे राधे। तो स्वागत है सभी छात्र और छात्राओं का, बॉयज एंड गर्ल्स का, आपकी अपनी क्लासेज शब्दवाणी क्लासेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार शब्दवाणी क्लासेज से जुड़े हुए हैं। आपने शब्दवाणी क्लासेज पर भरोसा जताया और आप नियमित रूप से जो अपनी करंट अफेयर्स की क्लास है, जो एनसीईआरटी की क्लासें हैं, वो देख रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो वीकली राउंड अप, मतलब पिछले सप्ताह के 6 दिनों में अपन ने जिन जिन करंट अफेयर्स की चर्चा की थी उन पर दोबारा चर्चा करके उनका रिवीजन करेंगे। तो आपको पता ही है कि जब रिवीजन करते हैं तो उसको थोड़ा फास्टली करना पड़ता है, क्योंकि जिस क्वेश्चन को अपन हमेशा एकदम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, जिस क्वेश्चन पे लगभग 5-5 मिनट का समय लेते हैं, आज वही क्वेश्चन बहुत कम समय में अपन को पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उतना ही समय लगाए तो अपनी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, जो मेरे लिए अपलोड करने में दिक्कत करेगी, आपके लिए देखने में दिक्कत करेगी। तो रिवीजन क्लास है, जो जो क्वेश्चन है सिर्फ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। कहां से कहां तक तो देख लीजिए। इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन मुख्य रूप से जो अपने 6 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, कहां से, जो अपने 6 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वहां से शुरू करेंगे। 6 का 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई और 11 जुलाई। मतलब इन 6 दिनों में अपन ने प्रत्येक दिन कितने कितने क्वेश्चन पढ़े थे। अपन ने प्रत्येक दिन 10-10 क्वेश्चनों का अध्ययन किया था। करंट अफेयर्स को जो महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे, उन 10 क्वेश्चनों का अध्ययन किया था। और इसके तहत अपने कितने क्वेश्चन हो गए, एक सप्ताह में लगभग 60 क्वेश्चन हो गए। तो अपन इन 60 क्वेश्चनों का एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। जो हमेशा अपनी क्लास नहीं देख पाते हैं, अगर वो एक ही दिन में, या कहूं तो एक ही क्लास में पूरे सप्ताह का करंट अफेयर्स को इकट्ठा करना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली। क्योंकि इसमें अपन 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई और 11 जुलाई के जो करंट अफेयर्स के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले भी अगर आप सप्ताह वाइज जो अपने करंट की क्लास देखना चाहते हो, तो वो भी अपनी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वीकली राउंड अप वाली, उसमें पढ़िए, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। क्योंकि कई बच्चे होते हैं, एग्जाम नजदीक होता है, या फिर बाकी सब्जेक्ट थोड़ी मजबूत है, करंट अफेयर्स थोड़ी कमजोर है, और उसको थोड़ा ऊपर ऊपर देखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जो वीकली राउंड अप वाली क्लास है उसे देख सकते हो। तो इसमें अपन कितने क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, इसमें अपन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो 10 क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चनों के बारे में अपन हमेशा चर्चा करते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में आज वापस चर्चा करेंगे। क्योंकि रिवीजन जरूरी है। रिवीजन है वो किसी चीज को आपके दिमाग में दोबारा रिकॉल कर देता है कि क्या मैंने इस चीज को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अगर आप भूल भी रहे होंगे तो भी वो दोबारा आपके दिमाग में आ जाएगी। तो पहले चलेंगे 6 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। तो सभी तैयार हैं? उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी जुड़ गए होंगे और अपने क्लास को लाइक भी कर दिया होगा, और जितने भी अपने दोस्त हैं उनके साथ में शेयर भी कर दिया होगा। और अब अपन अपने 6 जुलाई की करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय करते हैं। पहला क्वेश्चन कि बेन स्टोक्स, जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, उनका संबंध किस देश से है? जो बेन स्टोक्स है, जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया था, संन्यास ले लिया था, तो उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध इंग्लैंड से, फ्रांस से, इंडिया से या ऑस्ट्रेलिया से। तो आपको बता दूं, जो बेन स्टोक्स है, इनका संबंध कहां से था? इंग्लैंड से था। याद है क्या आपको? मैंने अच्छी तरह पढ़ाया था इनके बारे में कि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक जो छक्के लगाने का रिकॉर्ड है वो बेन स्टोक्स के नाम ही है। तो बेन स्टोक्स इंग्लैंड के खिलाड़ी है। हाल ही में इन्होंने क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। मतलब थोड़ा थोड़ा तो चीजें दिमाग में आपके घूम रही होगी कि फलानी चीजें हमने पढ़ी थी। अगर थोड़ी बहुत 50% भी अगर आपको याद रहती है ना, तो अगर आप ये क्लास एकदम पूर्ण मनोयोग से देखोगे तो 100% आपके 7 दिनों के, अपने 6 दिनों के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, उसके बाद में
अपने प्रत्येक वीडियो में हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा के बारे में आएगा। बार बार मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, हरमनप्रीत कौर कौन है, दीप्ति शर्मा कौन है। ये भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान है, इन्होंने 200 इंटरनेशनल मैच खेल दिए। दीप्ति शर्मा के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये कि हाल ही में किस कंपनी ने देश की सबसे बड़ी बैटरी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की है? वह कौन सी कंपनी है जो देश की सबसे बड़ी बैटरी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करना चाहती है? मतलब बैटरी से संबंधित, मुख्यतः बैटरी के जो अपने ऊपर दो ध्रुव निकले होते हैं, कैथोड और एनोड, उनका निर्माण करेगी ये कंपनी। जो बैटरी मटेरियल मतलब बैटरी से संबंधित जो मटेरियल है उनका निर्माण करेगी। क्यों? आपको पता है कि सरकार ने ईवी पॉलिसी लागू कर दिया, दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी 2026 लागू की है। विभिन्न राज्य भी इस पर काम कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये भारी मुनाफा कमाना चाहती है। इसलिए इन्होंने जो बैटरी है उस बैटरी से संबंधित क्या विभिन्न मटेरियलों की अपनी कंपनी स्थापित कर दी है। तो जो अपनी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स है, कौन है? जो अपनी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स है उसने ही देश की सबसे बड़ी बैटरी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की है। ये 30,000 करोड़ ये पड़े, यह 30,000 करोड़ रुपए कमाना चाहती है। कितने? ये अगले 5 साल तक 30,000 करोड़ रुपए कहां से? बैटरी से कमाना चाहती है। ये देखो दिल्ली ईवी पॉलिसी के बारे में आ गया कि दिल्ली ईवी पॉलिसी जो 2026 के तहत कितनी राशि तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% की रियायत प्रदान की जाएगी। मतलब आप अगर कार खरीदते हो, कौन सी कार? इलेक्ट्रिक कार। तो इलेक्ट्रिक कार अगर आपकी कितने राशि तक की आप खरीदते हो तो उस पर ना तो रोड टैक्स लगेगा और ना ही उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा, उसमें 100% की रियायत प्रदान की जाएगी। अगर आप कार खरीदते हो 1 लाख से 30 लाख तक, अब 1 लाख में कार नहीं आती कोई भी, अगर मैं कह दूं कि 0 रुपए से 30 लाख तक की कोई कार खरीदते हो तो भी अच्छा है, लेकिन 1 लाख से कम कार नहीं आती। तो अगर आप 1 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में कोई भी कार खरीदते हो तो उस पर आपको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% की छूट मिलेगी। लेकिन वो कार होनी कौन सी चाहिए? इलेक्ट्रिक कार होनी चाहिए। यह घोषणा किसने की है, यह रियायत किसने प्रदान की है? जो दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 है उसके अंतर्गत यह छूट प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन चौथा, विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास कौन सा है जिसका आयोजन हाल ही में अमेरिका के हवाई द्वीप के पास किया जा रहा है? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय का जो हवाई द्वीप है उसके पास में एक समुद्री सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। यह जो समुद्री सैन्य अभ्यास है यह विश्व का सबसे बड़ा यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है मालाबार कोबरा गोल्ड रिम पैक या पिच ब्लैक। तो इसका नाम है रिम पैक। क्या नाम है? याद रखना, इसका नाम है रिम पैक। क्या नाम है? इसका नाम है अपना रिम पैक। मालाबार कोबरा गोल्ड और पिच ब्लैक क्या है? अगर इनके बारे में जानकारी दोबारा पढ़ने चाहते हो तो यहां पर पढ़िए, आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? एक होते हैं सत्ता पक्ष के नेता, एक विपक्ष के नेता, जो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में होते हैं। लोकसभा में सत्ता पक्ष या सदन के नेता और विपक्ष के नेता, और राज्यसभा में सदन के नेता और विपक्ष के नेता होते हैं। आपको पता है अगर आपने राजनीति पढ़ी है तो जो सदन का नेता होता है वो तो जीती हुई पार्टी का होता है, और जो विपक्ष का नेता होता है वो जिस पार्टी ने विजेता पार्टी के अलावा जिसने सबसे ज्यादा वोट या मत प्राप्त किए है उसे क्या बनाया जाता है? विपक्ष का नेता बनाया जाता है। तो ये वर्तमान में क्या है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है खड़गे। क्या है? खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन से खड़गे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इन्होंने खड़क बजाकर ये विपक्ष के नेता बन गए। क्या बन गए? विपक्ष के नेता कौन बन गए? मल्लिकार्जुन खड़गे। याद रखना मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में। उसके बाद में अपन ने थोड़ी जानकारी पढ़ी थी, सदन के नेता लोकसभा में नरेंद्र मोदी है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी है लोकसभा में, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा जेपी नड्डा है, और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2026 को कितने करोड़ रुपयों की लागत वाले जयपुर मेट्रो फेज 2 की आधारशिला रखी है? हाल ही में अपने जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो जयपुर मेट्रो फेज 2 है, शायद उसका अपने आगे उसका चित्र भी दे रखा है, आगे उसका चित्र है,
ये जयपुर मेट्रो फेज 2, इसका हाल ही में क्या किया गया, नरेंद्र मोदी ने इसका आधारशिला रखी है। यह 41 किलोमीटर लंबा है और इसमें 36 स्टेशन है। प्रश्न यह पूछा गया था कि यह कितने करोड़ रुपए की लागत की है, तो यह 13,037 करोड़, कितने करोड़, यह 13,037 करोड़ रुपए की लागत वाली यह मेट्रो फेज 2, इसकी हाल ही में क्या रखी है, आधारशिला किसने रखी है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रखी। याद रखना कितने करोड़ रुपए की है, पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, अर्बन चैलेंज फंड यूएसपी के तहत राजस्थान के शहरों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। जो अर्बन चैलेंज फंड है उसने पूरे भारत के लिए शायद 1 लाख करोड़ हो गया, 1 लाख है ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सही है, 1 लाख करोड़ पूरे भारत के लिए अर्बन चैलेंज फंड ने पूरे भारत में जितने भी शहर है उनके विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। पूछा गया कि राजस्थान के जो शहर है उनका विकास करने के लिए कितने करोड़ रुपए, 15,800 करोड़, 9,000 करोड़, 12,400 करोड़ या 19,432 करोड़। तो राजस्थान के शहरों के लिए 15,800 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, जिसमें से 25% जो रुपए है वो केंद्र सरकार द्वारा और 75% जो रुपए है वो राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। 25% केंद्र सरकार द्वारा और 75% राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। तो याद रखना राजस्थान में शहरों के विकास के लिए 15,800 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग तथा विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से 4-5 जुलाई 2026 को कहां पर सुधार उत्सव एवं चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया गया। मैंने आपको बताया था कि आप चिंतन कब कर सकते हो, घर में तो चिंतन कर नहीं सकते, घर में तो चिंतन करना मुश्किल है, घर में तो सोच ही नहीं सकते, 2 मिनट मौन बैठे तो भी पूछ लेगा मौन क्यों बैठे। तो चिंतन शिविर कहां पर आयोजित किया जाएगा, ऐसे इलाके जो रहने के लिए उपयुक्त हो, ठंडे इलाके हो, तो अपना जो माउंट आबू है, कौन सा है, माउंट आबू, वहां पर 4 और 5 जुलाई 2026 को सुधार उत्सव एवं चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया गया था। याद रख लेना कौन सा आबू है, माउंट आबू। कौन से आबू में, माउंट आबू में इसका आयोजन किया गया था, चिंतन शिविर और सुधार उत्सव का। फिर अगला क्वेश्चन, हाल ही में 23 जून से 3 जुलाई 2026 तक जो मार्शल अर्जन सिंह स्मृति हॉकी टूर्नामेंट 2026 के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया था। हाल ही में जो 23 जून से 3 जुलाई 2026 तक मार्शल अर्जन सिंह स्मृति हॉकी टूर्नामेंट जो 2026 है उसका आयोजन किया जा रहा था, आपको बताना है कि उसके कौन से संस्करण का आयोजन किया था, 5वां, 7वां, 9वां या 11वां। बताओ कौन सा संस्करण था। आगे शायद मैंने इसका चित्र भी एकदम विस्तृत आपके सामने दे रखा होगा। यह बड़ा इस प्रकार उनमें पेद किया गया था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 50,000 रुपए की रुपए दी गई थी, वो भी आपने पढ़ा था। इसमें जो भारतीय वायुसेना की टीम थी उसने विजय प्राप्त की थी। तो इसमें यह जो टूर्नामेंट है यह कौन सा संस्करण था इसका, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां। तो याद रखना मार्शल अर्जन सिंह स्मृति हॉकी टूर्नामेंट इसका 7वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 7वां संस्करण था। अगर आगे देखें तो शायद 7वां यह था, अगर मैं भूला नहीं हूं तो। हाँ, 7वां संस्करण 23 जून से 3 जुलाई 2026 तक वायुसेना स्टेशन जालहल्ली स्थित अमित शाह बख्शी हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इसमें 16 टीमों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में कुल कितने स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए। जो 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार है उसमें कुल कितने स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए थे, 5 पुरस्कार, 10 पुरस्कार, 12 पुरस्कार या 15 पुरस्कार। कुल कितने स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए थे, बताओ कुल कितने स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए थे, कुल स्वर्ण पुरस्कारों की संख्या कितनी थी। तो इसमें पूरी की पूरी विवरण भी दे रखा है, आप आगे वीडियो को रोककर पूरा का पूरा विवरण देख सकते हो कि इसमें स्वर्ण पुरस्कार कितने थे, बाकी जो जूरी पुरस्कार थे वो कितने थे, उन सब के बारे में भी जानकारी दे रखी है। तो इसमें जो स्वर्ण पुरस्कारों की संख्या थी, इसमें जो स्वर्ण पुरस्कारों की अपनी संख्या है वो ना तो 5 है, ना 12 है, ना 15 है, कितनी है, 10 है। जो स्वर्ण पुरस्कारों की संख्या है वो 10 है। कितनी है, स्वर्ण पुरस्कारों की संख्या है वो 10 है। 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन अपने जयपुर में, कहां पर किया गया था, इसका आयोजन अपने जयपुर में किया गया था। यह भी पूछा जा सकता है। तो ये अपने 6 जुलाई के जो 10 इंपोर्टेंट करंट के क्वेश्चन थे उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। अब चलते हैं 7 जुलाई के इंपोर्टेंट करंट के क्वेश्चनों के बारे में।
7 जुलाई के जो भी इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन रहने वाले हैं उन पर धीरे धीरे चर्चा कर लेते हैं। ये आया 7 जुलाई, क्या आ गया, ये आ गया अपना 7 जुलाई। हाँ खुल गया। अगला 7 जुलाई के जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार ऊपर ऊपरी। कि पहला क्वेश्चन, हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर 6 जुलाई 2026 को कहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हाल ही में जो सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस था उस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप बताइए कि जो 6 जुलाई का उसका उद्घाटन दिवस था या स्थापना दिवस थे, उस पर कार्यक्रम नई दिल्ली में, जयपुर में, जोधपुर में या कोलकाता में। तो सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में, कहां पर, नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कहां किया गया था, नई दिल्ली में। यह पढ़ा, नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित किया गया था 6 जुलाई 2026 को। और यहां पर एक रैंकिंग ढांचा और एक सहकारिता एंथम भी लॉन्च की गई थी, इसके बारे में भी जानकारी रखना। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान से संबंधित है। कि राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना, राजस्थान में जो विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना है उसके तहत सहकारी संस्थाओं में कुल कितने गोदाम स्वीकृत किए गए अन्न भंडारित करने के लिए। क्या, अन्न भंडारित करने के लिए गोदाम स्वीकृत किए गए, कितने गोदाम। राजस्थान में 50, 75, 200 या 150। तो राजस्थान में 200 गोदाम। राजस्थान में कितने गोदाम स्वीकृत किए गए हैं, अन्न भंडारण योजना के तहत राजस्थान में 200 गोदाम स्वीकृत किए गए हैं, जहां पर विभिन्न जिलों में, जहां पर क्या किया जाएगा, अन्नों का भंडारण किया जाएगा। जो विभिन्न प्रकार के अन्न है उसमें से 120 गोदाम है उनका तो निर्माण हो चुका है। इनमें कुल इनका लक्ष्य कितना है, जिससे 1.25 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त भंडार क्षमता का सृजन होगा। मतलब ये भंडारित करना चाहते हैं, ये इस प्रकार के बड़े बड़े गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म है जो भारत की जो हथकरघा और जो हस्तशिल्प परंपरा है उसको ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में लाने वाला एक समर्पित डिजिटल मार्केट प्लस है। मतलब जो अपने भारत का हथकरघा उद्योग है या जितनी भी हस्तशिल्प परंपराएं हैं, जो भी चीजें हाथ से बनाई जाती है, उनको ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उसका क्या नाम है, मेक भारत डिजिटल करघा, वर्ल्ड हस्तशिल्प या इंडिया हैंडमेड। तो बताओ, ऑनलाइन सिस्टम है, अंग्रेजी में नाम है इंडिया हैंडमेड। इंडिया हैंडमेड है, ये क्या करेगा, जो हथकरघा है और जो हस्तशिल्प परंपरा है उसको ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में लाने का प्रयास करेगा। जो अपना हस्तशिल्प परंपरा को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में लाने वाला एक समर्पित डिजिटल मार्केट प्लस है। क्या है, एक डिजिटल मार्केट प्लस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आप भी पी लीजिए क्योंकि पानी जरूरी है जीवित रहने के लिए। अन्न के बिना जीवित रह सकते हैं, अन्न ना खाए तो 5 दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना तो 5 घंटे ही भाई नहीं रह सकते। हाँ, FCRA 2.0 क्या है, FSAS क्या है, ये फर्टिलाइजर सेल्स एग्रीमेंट सिस्टम, इसके बारे में पढ़ लिया था। FCRA 2.0 क्या है, इसके बारे में पढ़ लिया था, विस्तृत पढ़ लिया था। अपन सिर्फ प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पंडवानी गायिका। पंडवानी गायिका मतलब जो पांडवों के बारे में जितने भी गीत हैं उनको गाने का प्रयास करती है, साथ में डांस करती है। तो हाल ही में पद्म भूषण प्राप्त सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई जी का क्या हो गया, निधन हो गया। उनका संबंध किस राज्य से था, वो पंडवानी गायिका थी, प्रसिद्ध क्या थी, पंडवानी गायिका थी। अब उनका नाम क्या, आप सोच रहे होगे सर तीजन बाई क्या नाम है। इनका जन्म हुआ था तीज के दिन, घर वालों ने नाम रख दिया तीजन बाई। चल तेरा नाम क्या है, तीजन बाई। तो बताइए तीजन बाई का जन्म कहां हुआ था, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में। तो आपको बताओ, जो तीजन बाई है इनका जन्म हुआ था वो छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहां पर हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। और जो पंडवानी गायन शैली है इसको इन्होंने विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य किया था। तीजन बाई का आगे चित्र भी है मेरे हिसाब से,
देख लीजिए, ये है तीजन भाई, अलविदा तीजन भाई, 1956 में इनका जन्म हुआ था और अभी हाल ही में 2026 में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन, 6 और 7 जुलाई 2026 को भारत के किस शहर में ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों की बैठक आयोजित की गई थी? मतलब जितने भी मादक पदार्थ है उनको निरोधक, मतलब उनको रोकने के लिए जो एजेंसियां है उनकी बैठक कहां आयोजित की गई? गुवाहाटी में, शिलांग में, लखनऊ में या कोटा में? तो गुवाहाटी में। कहा? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में मादक पदार्थों को रोकने के लिए 6 और 7 जुलाई 2026 को ब्रिक्स देशों की जो बैठक है, वो सम्मेलन है, उसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, छठा, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना जिसका मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण कम करना और पुराने BS4 या उससे पुराने व्यवसायिक वाहनों को सड़कों से हटाना है। केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई है जिसमें वो क्या चाहती है कि वायु प्रदूषण कम से कम हो और जितने भी पुराने वाहन है उनको क्या करो, सड़क से धक्का देकर हटा दो। तो इसके लिए कौन सी योजना है? नया सफर योजना, BS6 योजना, सुरक्षित सफर योजना या प्रदूषण मुक्त सफर योजना? ये अच्छा नाम है, प्रदूषण मुक्त, लेकिन ये नहीं है, सुरक्षित सफर भी नहीं है, BS6 भी नहीं है, नया सफर योजना। क्या नाम है? नया सफर योजना नाम से एक योजना शुरू की है जिसमें जो BS4 या उससे पुराने वाहन है उनको हटाने का काम किया जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखना। दिल्ली ईवी पॉलिसी अभी पीछे पड़ी थी। अगला क्वेश्चन, 7वां, विश्व ग्रामीण विकास दिवस, वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को, 10 जुलाई को, 5 जुलाई को या 1 जुलाई को? तो जो वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे है, विश्व ग्रामीण विकास दिवस, ये क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये भी अपन ने पढ़ा था। ये 6 जुलाई को। कब मनाया जाता है? यह 6 जुलाई को मनाया जाता है। और यह 6 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, इसकी भी अपन ने चर्चा की थी, क्योंकि 6 जुलाई 1979 को ढाका बांग्लादेश में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र की स्थापना की स्मृति में यह 6 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है। यह देखिए, यूएन जनरल असेंबली डिक्लेयर्स जुलाई 6 एज वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बौद्धिक एवं विकासात्मक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना थी, दिशा पाठ्यक्रम, उसको अपनाने वाला नवा राज्य कौन सा बना है? इन चारों राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो दिशा पाठ्यक्रम को अपनाने वाला नवा राज्य बना है? अब पूछोगे दिशा पाठ्यक्रम क्या है, तो ये जो बौद्धिक एवं विकासात्मक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए एक पाठ्यक्रम है और इसको अपना नवा राज्य अपनाने वाला बना है। वो अपना कौन सा राज्य बना है? राजस्थान। राजस्थान दिशा पाठ्यक्रम को अपनाने वाला नौवां राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है? राजस्थान है नौवां राज्य बना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को यूरेनियम, थोरियम और रेडियोधर्मी पदार्थों के मिलने की संभावना में 5 साल रिजर्व कर दिया है? राजस्थान का एक गांव या एक तहसील है जिसका नाम है भिंडर। तहसील का नाम है भिंडर तहसील। क्या नाम है उसका? नाम है भिंडर तहसील। भिंडर तहसील के 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में उन्होंने कहा है कि जो खोज करता है, उन्होंने कहा कि यहां पर यूरेनियम, थोरियम और रेडियोधर्मी पदार्थ मिल सकते हैं, तो उसको 5 साल तक क्या कर दिया है? रिजर्व कर दिया है। आपको बताना है कि यह भिंडर तहसील कहां की है, तो यह भिंडर तहसील आपने उदयपुर की है। कहां की है? उदयपुर की। तो उदयपुर जिले के 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को क्या कर दिया? 5 साल तक रिजर्व कर दिया है। अगला क्वेश्चन, पंचगुरु योजना से संबंधित। पंचगुरु योजना के तहत जोधपुर जिले का प्रमुख उत्पाद क्या है? पट्टू है, मीनाकारी है, जीरा है या लकड़ी के फर्नीचर है? तो जोधपुर जिले का प्रमुख उत्पाद है वो लकड़ी के फर्नीचर है। बाकी चीजें देख लीजिए, उपज जीरा है, वनस्पति प्रजाति में पीलू या जाल है, पर्यटन स्थल में मेहरानगढ़ दुर्ग है और खेल में जोधपुर का जिम्नास्टिक है। तो ये अपने हो गए 7 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कितने पढ़ लिए? 6 जुलाई के, 7 जुलाई के, 10 और 10 20 पढ़ लिए। पीछे कितने रहे? 40। अभी थोड़ी देर में क्या कर देते हैं? रिवीजन को कंप्लीट कर देते हैं। छह का, 7 का हो गया, 8 जुलाई का। अगर यहीं पर डाउनलोड हो जाए तो फिर अपने इनको खुलने में क्या है, खुलने में अपन को
प्रॉब्लम नहीं रहती, इनको खुलने में प्रॉब्लम नहीं रहती, अपन को इसके खुलने में क्या नहीं रहती, खुलने में प्रॉब्लम नहीं रहती। तो आ जाओ 8 जुलाई के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में थोड़ी बहुत क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। 8 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रगति पहल का उद्देश्य क्या है। हाल ही में जो अपना केंद्रीय कृषि एवं विकास जो किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसने एक पहल शुरू किया, उसका नाम क्या है, प्रगति पहल। आपको बताना है कि प्रगति पहल का उद्देश्य क्या है। खेती को अधिक से अधिक जैविक बनाना, या फिर ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमी बनाना, या फिर खेती के साथ उद्योगों को जोड़ना, या फिर खेती को उर्वरक आधारित बनाना। बताइए प्रगति पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपकी जो प्रगति पहल है, जिसको केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, उसका मतलब है प्रगति करे। कौन प्रगति करे, युवा प्रगति करे। तो जो ग्रामीण युवा है उनको कृषि उद्यमी बनाना, मतलब जितने भी ग्रामीण युवा है उनको कृषि से संबंधित विभिन्न उपजों की, उत्पादों की, जमीन की स्थानीय जानकारी देकर उनको विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाएगा, और जो किसानों की समस्या है उनका यह समाधान करेंगे। तो प्रगति पहल के तहत ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमी बनाना इसका क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन दूसरा, हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, जो अपना पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसने क्या किया है, किस राज्य का जो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है उसको जैव विविधता अधिनियम जो 2002 है उसकी धारा 39 के अंतर्गत निर्दिष्ट भंडार के रूप में सूचित या अधिसूचित किया है। मतलब यहां पर आसपास के जो भी प्राकृतिक चीजें हैं वहां पर उनका संरक्षण किया जा सकता है। तो कौन से राज्य का प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, तो मैं आपको बता दूं कि जो अपना मिजोरम राज्य का जो आइजोल में, कहां पर, आइजोल में एक प्राकृतिक संग्रहालय है, उस प्राकृतिक संग्रहालय को जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 39 के अंतर्गत केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निर्दिष्ट भंडार के रूप में अधिसूचित किया है। थोड़ा बहुत इसके बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय भी बताया था कि भारत के किस शहर में ब्रिक्स महिला कार्य समूह WWG बैठक 2026 का आयोजन किया गया। महिला है तो मैंने आपको कहा था कि महिला होती है वो दिल की सच्ची होती है, मन की कच्ची होती है। कच्ची से याद रखना, ये कहां पर किया जा रहा है, कोच्चि में। कहां पर किया जा रहा है, कोच्चि में। भारत के किस शहर में ब्रिक्स महिला कार्य समूह बैठक 2026 का आयोजन किया गया, याद रखना कोच्चि में। कहां पर, कोच्चि में इसका आयोजन किया गया। कहां पर किया गया, कोच्चि में इसका आयोजन किया गया। ये देखिए कोच्चि में इसका आयोजन हो रहा है। फिर 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहां हुई थी, ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों की बैठक अभी पड़ा था, कहां पर हुई थी, अभी पड़ा था सर गुवाहाटी में हुई थी। ऊर्जा मंत्रियों की बैठक भी अभी पड़ी थी गुरुग्राम। ऊर्जा कहां पाई जाती है, ऊर्जा पाई जाती है गुरु में, ऊर्जा पाई जाती है गुरु में, गुरु से याद रखना गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन चौथा, हाल ही में किस राज्य में जापानी तकनीक की मदद से देश की पहली व्यवसायिक माचा चाय की जो अपनी रील थी वो काफी वायरल हो रही है कि हाल ही में किस राज्य में जापानी तकनीक की मदद से देश की पहली व्यवसायिक माचा चाय है उसका उत्पादन किया गया। तो मैंने आपको कहा था कि माचा पर बैठकर आराम से चाय पीनी है, कौन सी, माचा चाय, और आराम से याद रखना आसाम। कहां पर उत्पादित की गई है, आसाम का जो है टिंगराई क्षेत्र है, उस टिंगराई क्षेत्र में यह विकसित की गई है। किसकी मदद से, जापान की मदद से। जापान की मदद से माचा चाय है वो आसाम में उत्पादित की गई है। कौन सा क्षेत्र था, उस क्षेत्र का नाम मुझे काफी अच्छा लगा था, वो शायद अपने इसमें लिखा, ये पड़ा सोटा टिंगराई टी स्टेट। कहां पर, सोटा टिंगराई टी स्टेट में ये उत्पादित की गई है। अगला क्वेश्चन पांचवा, WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर महिला एकल का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। थोड़े दिन पहले का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं ले आया कि जो वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर महिला एकल का जो खिताब है वो जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला, दिया चितले, दिव्यांशी भौमिक, सृजा अकुला या एरिका मुखर्जी। तो मैंने आपको बताया था कि जो दिव्यांशी भौमिक है वो WTT फीडर महिला एकल का खिताब जीतने वाली
सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है, सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है। इनकी उम्र लगभग लगभग कितनी थी, शायद अपन ने इसमें नहीं लिखा था। सबसे कम उम्र की महिला 15 वर्षीय, कितने वर्षीय थी वो, 15 वर्षीय खिलाड़ी थी दिव्यांशी भौमिक, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अभी महिलाओं का जो T20 वर्ल्ड कप चला था 2026 का, उसका क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने महिला T20, महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन वर्तमान में जो भारत की जो मैच चल रहे हैं T20 के, वो एकदम दयनीय स्थिति में, लगातार भारत 5-6 मैच तो हार चुका है। लेकिन ये महिला T20 है, तो हाल ही में किसने महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है, इंडिया ने, इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने। तो मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार, ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार यह खिताब जीत लिया, कितनी बार, 7वीं बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। और अब तक लगभग 10वां संस्करण थे, 10 संस्करण थे, 10 में से 7 बार कौन जीत गई है, ऑस्ट्रेलिया ये खिताब जीत गई है महिला T20 वर्ल्ड कप का। और ये खुशियां भी मना रही है, क्योंकि जो मेहनत करते हैं वो क्या मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। मेहनत करते हैं उसको सफलता मिलती है, कहते हैं मेहनत कर रहे मानवी मेहनत राखे मान, बिन मेहनत रीजे नहीं तेरो गुरु धनी भगवान। मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाकर आप सफल हो सकते हो, और तब जाकर मैं सफल हो सकता हूं। दोनों सफलता के मुकाम पर चढ़ रहे हैं, आप भी लगातार धीमे धीमे स्लोली सीढ़ियां चढ़ रहे हैं सफलता की, और मैं आपके लिए रास्ता बना रहा हूं। और जैसे जैसे रास्ता बना रहा हूं वैसे वैसे मैं भी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा हूं। तो दोनों का एक ही उद्देश्य, आपका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा करंट के क्वेश्चन याद करना, ताकि वो आपके एग्जाम में सीधे छप जाए। और मेरी कोशिश ये है कि ऐसे क्वेश्चन बनाऊं कि मेरे छात्रों को दूसरी जगह भटकना ना पड़े, अपने ही पढ़े हुए क्वेश्चनों में से सीधे कहां पर आ जाए, एग्जाम में आ जाए, तो सबकी क्या हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाए। बोलिए बजरंग बली की जय हो। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में अडानी एंटरप्राइजेज और जो IHC है उसने किस राज्य सरकार के साथ में 1.08 लाख करोड़ के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम प्लांट के लिए समझौता किया है। हाल ही में जो अडानी एंटरप्राइजेज है उसने, और जो IHC है उसने, ऐसा कौन सा राज्य सरकार है जिसके साथ में 1.08 लाख करोड़ का एक सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम प्लांट लगानी चाहती है? किस राज्य के? ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तो कर्नाटक। तो कहां पर? ओडिशा। किस राज्य सरकार के साथ में? ओडिशा राज्य सरकार के साथ में 1.08 लाख करोड़ का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एल्यूमिनियम प्लांट लगाना चाहती है अडानी एंटरप्राइजेज और IHC। याद रखना, IHC और अडानी एंटरप्राइजेज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के साथ किए गए द्विपक्षीय समझौते के तहत निवेश से जुड़े जो कानूनी विवाद है उसके समाधानों की समय सीमा 5 साल से 3 साल कर दी है? ऐसे कौन से 2 देश है भारत के साथ में? भारत के साथ में कौन सा देश है जिसने जो निवेश से जुड़े, मतलब जब आप दूसरे देश में रुपये निवेश करते हो, वहां पर कोई धंधा स्टार्ट करते हो, अगर वहां पर कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद की समय सीमा है उसको घटाकर 5 साल से कितना कर दिया है? तो 5 साल से 3 साल कर दिया। किस देश के साथ में? इजराइल के साथ में। और जो भी बाहर से व्यक्ति आता है, कंपनी भारत में आकर कोई कंपनी खोलता है, पहले उसे 5 साल तक भारतीय कानूनों को मानना पड़ता था, लेकिन अब उसकी समय सीमा 3 साल कर दी है, मतलब उसे भारतीय कानूनों के अनुसार 3 साल तक चलना पड़ेगा, उसके बाद में वो स्वतंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम या विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मुख्य रूप से भारत सरकार के किन मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल है? वाइब्रेंट, वाइब्रेंट होना मतलब एकदम हिल जाना। वाइब्रेंट कब होता है? जब युवा है वो क्या करना है, युवा खेलने लग जाता है, तब उसका अगर घर से अगर उसका फोन आ जाए या घर से धमकी आ जाए तो युवा वाइब्रेंट होने लगता है। तो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के द्वारा क्या चलाया जा रहा है? विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? विकसित वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखने की कोशिश करना। अगला अपना 10वां क्वेश्चन, राजस्थान सरकार की पंचगौरव योजना से संबंधित क्वेश्चन है। उसके तहत बाड़मेर जिले में वानस्पतिक प्रजाति के रूप में किसका चयन किया गया है? बाड़मेर जिले से कौन सी वनस्पति का? खेजड़ी का, रोइडे का, फोगड़ा का या जाल का? जाल भी कम है, फोगड़ा भी कम है, खेजड़ी रोइडा ज्यादा है, लेकिन बाकी जिलों में खेजड़ी पाई जाती है, रोइडा नहीं पाया जाता। इसीलिए बाड़मेर से रोइडा, बाड़मेर से किस वनस्पति को लिया गया है? याद रखना, बाड़मेर से किसको लिया गया है? रोइडा। रोइडा को बाड़मेर की वनस्पति प्रजाति में पंचगौरव की सूचना में शामिल किया गया है। तो ये थे अपने 6 का, 7 का और 8 का।
8 जुलाई तक करंट अफेयर्स पढ़ ली। अब आगे पढ़ेंगे 9 जुलाई के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। अब अपने कितने क्वेश्चन रह गए हैं? सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन रह गए हैं। सिर्फ और सिर्फ 20-25 मिनट में अपन 30 क्वेश्चनों को करने का कोशिश करेंगे। जल्दी से जल्दी ये 9 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, कितने जुलाई के? ये 9 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने ये जस्ट अभी ओपन होने के बाद में अपन इनको शुरू कर देते हैं। हाँ आगे कितने? 9 जुलाई के अपने महत्वपूर्ण 9 जुलाई के अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। मतलब एक लगभग मैं कहता हूं कि 10 क्वेश्चनों की चर्चा करने में अपन को 10 मिनट का समय लगता है। तो 60 क्वेश्चन है तो ज्यादा से ज्यादा अपनी जो क्लास होगी वो 60 मिनट की होगी, 1 घंटे की होगी। 1 घंटे से लंबी अपनी क्लास नहीं होगी। तो 9 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, सहकार वन राजस्थान के किस गांव में 64 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही एक प्रमुख पर्यावरण अनुकूल वनीकरण परियोजना है? सहकार वन, सहकार वन, सह से सहकार, सह से सुमेल गांव बताया था, सुमेल गांव। सहकार वन के तहत राजस्थान के सुमेल गांव में 64 एकड़ भूमि पर एक विकसित की जा रही एक प्रमुख पर्यावरण अनुकूल वनीकरण परियोजना है। मतलब इसमें क्या किया जाएगा? वनीकरण, मतलब वन लगाए जाएंगे। कहां पर? सुमेल गांव में। कहां पर लगाए जाएंगे? सुमेल गांव में यह वनीकरण परियोजना शुरू की गई है। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में आयोजित हो रहा जो लोक मंथन का 5वां संस्करण है, आगे आयोजित होगा कभी, उसकी मुख्य थीम क्या निर्धारित की गई है? तो राजस्थान में जो आयोजित हो रहा है लोक मंथन का 5वां संस्करण, उसकी थीम क्या रखी गई है? वसुदेव कुटुंबकम, एक भारत बेहतर भारत, हम भारत के लोग, या उपनिवेशवाद से मुक्ति। मैंने आपको बताया था, आप हमेशा कहोगे सर हम भारत के लोग, ये तो प्रस्तावना में आता है, तो आप इसको मानोगे ही नहीं। लेकिन जो लोक मंथन के 5वें संस्करण की जो थीम रखी गई है, जो राजस्थान में आयोजित हो रहा है, उसकी थीम यही रखी गई है, हम भारत के लोग। भूलना मत, इसको आप साइड में मत कर देना कि हम भारत के लोग तो हो ही नहीं सकता, लेकिन यही थीम रखी गई है राजस्थान में आयोजित हो रहे लोक मंथन के 5वें संस्करण की। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है सहकारी समिति गठन, मतलब विभिन्न पंचायत स्तर पर सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है, उसके तहत राजस्थान में अब तक कुल कितनी नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है? उसके तहत राजस्थान में जो सहकारी समितियों हैं उनका गठन लगातार किया जा रहा है, उसमें कितनी समितियों का गठन किया जा चुका है? 5279, 4000, 2415 या 6329? तो आपको बता दूं कि राजस्थान में कुल नई सहकारी समिति है उनका गठन किया जा चुका है 5279। कितनी? 5279 सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है और बाकी अभी प्रक्रियाधीन है। तो याद रखना, कौन सी परियोजना? जो सहकारी समिति के गठन की परियोजना है केंद्र सरकार की, उसके तहत इनका गठन किया जा रहा है। और अब राजस्थान में कुल 42,000 से अधिक सहकारी समितियों से 1,35,00,000 से ज्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं। अब राजस्थान में कितनी सहकारी समिति होगी है? 42,000 से ज्यादा अधिक सहकारी समिति हो गई है। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान में पहली बार किस जिले में विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा? राजस्थान में पहली बार एक सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है जिसका नाम है विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस। मतलब जो भी भारतीय लोग या आप में से जो भी विदेश जाना चाहते हो तो उनको वहां पर किस प्रकार धोखाधड़ी से, किस प्रकार अपने स्कैम होने से बचना है, उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है राजस्थान में पहली बार। और वो कहां पर किया जा रहा है? जयपुर में किया जा रहा है। अगर आप में से भी कोई बाहर जा रहा है, विदेश
जाना चाहता है भ्रमण करने के लिए या किसी अन्य गतिविधि के लिए, तो आप इस कॉन्फ्रेंस को जरूर देखें। इसमें आपको विभिन्न प्रकार की हिदायतें दी जाएगी कि किस प्रकार आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो स्कैम से या विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी से। याद रखना, यह आयोजन कहां किया जा रहा है? अपने जयपुर में आयोजन किया जाएगा। ये क्या है? ये आयोजन नहीं किया गया, ये उस आयोजन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है कि किस प्रकार का आयोजन रखना है, उसके बारे में ये एक छोटा सा फोटोग्राफ था। प्रदेश सरकार की मुखबिर प्रोत्साहन योजना। मुखबिर मतलब जो किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी किसको देता है? पुलिस को देता है। जो मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना में कितने लाख से अधिक की निर्विवाद अनुमानित राजस्व हानि को रोकने में सहायता होने पर संबंधित सूचना प्रदाता को रिवार्ड राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। एक मुखबिर होता है, वो कितने राशि की कोई अवैध सामग्री है उसको सूचित करके सरकार को पकड़वा देता है, पुलिस को पकड़वा देता है, तो उसको रिवार्ड राशि प्रदान की जाती है। अगर कोई मुखबिर 10 लाख से ज्यादा, कितने 10 लाख से प्लस कोई राशि पकड़वा देता है अवैध चीज, चाहे शराब हो, डोडा पोस्ट या कोई भी चीज हो, चाहे दवाइयां हो, तो उसको 4% कितने, उसको 4% रुपए है वो रिवार्ड राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे। मतलब वो 10 लाख की पकड़ाता है तो उसे 40,000 रुपए किसको दिया जाएंगे? मुखबिर को प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और जो सेवा लाइफ फाउंडेशन है, सेव लाइफ, उसके द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को शून्य तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। जो भारत सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, उसके साथ में एक सेव लाइफ फाउंडेशन है, उन्होंने मिलकर एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है ताकि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम किया जा सके। और ये तो कहते हैं कि हम शून्य कर देंगे। उसके लिए कौन सा कार्यक्रम? जीरो फैटलिटी डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट लाइफ मोर कार्यक्रम, यू लिव योर लाइफ, मच मोर लाइफ सेव कार्यक्रम। तो ये जो कार्यक्रम है उसका नाम है जीरो फैटलिटी डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम। किसी प्रकार की कोई मौत या किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार का कार्यक्रम है जीरो फैटलिटी डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम। याद रखना, जीरो फैटलिटी डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम किसके सहयोग से? सेव लाइफ फाउंडेशन और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर किए। देश का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसके साथ किसने, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ISA, उसके साथ में समझौता किया? किस देश ने? तो अपना जो राजस्थान है, अपना किस राज्य ने? अपने राजस्थान राज्य है, जो देश का राजस्थान राज्य है, अपना राज्य राजस्थान, उसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ में फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी ड्रिवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर किए। तो याद रखना कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य। याद रखना कौन सा? राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना है जिसने ISA के साथ क्या किया है? समझौता किया है। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में भारत है वो 6 से 10 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली के वाणिज्यिक भवन में कौन सी आसियान भारत व्यापार समझौता संयुक्त समिति और संबंधित बैठकों की मेजबानी कर रहा है? हाल ही में अपने 6 से लेकर 10 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली में, जुलाई तो महीना चल रहा है, नई जुलाई में, लो फिर दोबारा आ गया, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं ताकि जो गलत वर्ड निकल रहे हैं वो एकदम सही हो जाएंगे। अब बोलते हैं नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में 6 से लेकर 10 जुलाई 2026 तक क्या हो रहा है? आसियान भारत व्यापार समझौते की बैठक हो रही है। आपको बताना है कि ये कितने नंबर की बैठक है जिसकी भारत मेजबानी कर रहा है? 10वीं, 13वीं, 15वीं या 17वीं? तो 13वीं। कितनवीं नंबर की है? 13वीं नंबर की बैठक है आसियान भारत व्यापार समझौते की, जिसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और ये बैठकें कहां हो रही है? नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। आसियान के बारे में जानकारी थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 है, उसके अनुसार दुनिया के शीर्ष 100 शहर रहने वाले शहरों में कितने भारतीय शहर शामिल है? जो अपनी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 है, उसने दुनिया के जितने भी शहर है उनकी सूची जारी की है कि दुनिया का ऐसा कौन सा शहर है जो रहने के लिए अच्छा है। तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ रहने के लिए 100 शहर है, उसमें भारत के कितने शहर शामिल है? 20 शहर, मतलब कोई भी शहर नहीं।
5 शहर, 1 शहर या 15 शहर? तो बता दूं भारत की बड़ी दयनीय स्थिति है, भारत की बड़ी दयनीय स्थिति है। 1 से लेकर रैंक नंबर 1 से लेकर 100 तक भारत का एक भी शहर शामिल है नहीं है, भारत का एक भी शहर शामिल है नहीं है। भारत की जो नई दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु है, वो 120, 21, 22 वहां पर बैठे हैं। कहां पर बैठे हैं? 120, 21 पर। देख लीजिए, नई दिल्ली 120 पर और मुंबई 121 नंबर पर बैठी है। सबसे नीचे कौन है? कराची और ढाका, वो है लगातार सबसे कम योग्य रहने योग्य शहरों में बने हुए हैं। तो ये देखें, जो कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन शहर है, वह दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर माना गया है। यह है कोपेनहेगन का तस्वीर। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वितांग आदि पूर्ण से सम्मानित किया गया है? मोदी जी जहां भी जाते हैं एक ना एक तो सम्मान लेकर ही आते हैं। तो हाल ही में उन्हें एक सम्मान से सम्मानित किया गया, वितांग आदि पूर्णा। यह सम्मान किस देश के द्वारा प्रदान किया गया? इंडोनेशिया के द्वारा। किसके द्वारा? इंडोनेशिया के द्वारा मोदी जी को वितांग आदि पूर्ण सम्मान से नवाजा गया है। तो ये हो गए अपने कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन रहे हैं? पिछले 2 दिनों के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो रहे हैं। अभी 10 मिनट के अंदर या 15-20 मिनट के अंदर उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये 10 जुलाई के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी ये जैसे ही ओपन होते हैं उनको पढ़ने की ट्राई करते हैं। अच्छे क्वेश्चन थे ये भी। वैसे अपने जितने भी जो क्वेश्चन पढ़े हैं आज तक वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अपने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ना हो। अपने चाहे कि हर क्वेश्चन वो जो इंपॉर्टेंट हो उसको लेने का ट्राई किया। पहला क्वेश्चन, 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव एवं पुरस्कार समारोह 2026 में किन 2 राज्यों को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जो 17वां अपना एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था, उसमें ऐसे कौन से 2 राज्य है जिसको एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश और गुजरात को, राजस्थान और हरियाणा को, पंजाब और हरियाणा को, या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को? तो जो अपने उत्तर प्रदेश और गुजरात, कौन से 2 राज्य है? उत्तर प्रदेश और गुजरात है, इनको सम्मानित किया गया। किस सम्मान से? एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है कि आप पूरे देश के क्या बनो? लीडर बनो। किस क्षेत्र में? एग्रीकल्चर क्षेत्र में। तो उत्तर प्रदेश और गुजरात। अगला क्वेश्चन, दूसरा, हाल ही में राज्य के किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 150 टीपीडी क्षमता के आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का शुभारंभ किया गया है? बहुत बार पढ़ा चुका हूं। ऐसा कौन सा जिला है जहां पर ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए 150 टीपीडी क्षमता के आधुनिक जो मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन है, मतलब जहां पर छोटी गाड़ियों द्वारा कचरा इकट्ठा करके वहां पर बिना कोई कचरा फैलाए सीधी बड़ी गाड़ियों में उसको भरा जाएगा? कहां पर? तो अपने जो जालाना जयपुर, कहां पर? जालाना जयपुर में। कहां पर? जालाना जयपुर में 150 टीपीडी क्षमता के आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। याद रखना, कहां पर? जालाना जयपुर में। अगला क्वेश्चन, तीसरा, हाल ही में किस स्थान पर खुरपका एवं मुंहपका रोग के लिए कंपार्टमेंटलाइजेशन और जोनिंग पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया? जो पशुओं में जो रोग होता है खुरपका मुंहपका रोग है, उसके लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वो कहां पर किया गया है? चेन्नई में, कोलकाता में, गोवा में, भुवनेश्वर में। कहां पर किया गया है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में खुरपका मुंहपका रोग के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। याद रखना, कहां पर? भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो अपना रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है DRDO, उसने 8 जुलाई 2026 को चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में
लंबी दूरी की किस निर्देशित रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण किया है? निर्देशित रॉकेट मतलब जिसको अपन निर्देशित कर सकते हैं, उड़ान भरने के बाद में भी उसको कहां पर गिराना है, इस प्रकार के एक रॉकेट का परीक्षण किया है जिसकी न्यूनतम मारक क्षमता है वो 60 किलोमीटर है। न्यूनतम मारक क्षमता कितनी है? 60 किलोमीटर है, जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। तो उसका नाम है पिनाका। क्या नाम है? पिनाका नाम के एक रॉकेट है, उसका सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया है। और यह न्यूनतम कितनी दूरी तय करता है? न्यूनतम से न्यूनतम 60 किलोमीटर दूरी का यह रॉकेट है जिसका परीक्षण किया गया। अगला क्वेश्चन, पांचवा, हाल ही में सरकार ने औषधि नियम 1945 के तहत किस हवाई अड्डे को औषधियों के आयात द्वार के रूप में अधिसूचित किया है? मतलब कुछ विशेष क्षेत्र है जहां से अपन देश के लिए औषधियों का आयात कर सकते हैं, दवाइयों का आयात कर सकते हैं। इसके तहत ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जिसको हाल ही में भारत सरकार ने औषधियों के आयात द्वार के रूप में अधिसूचित किया है? यानी कि वर्तमान में अपन उस हवाई अड्डे से भी विदेशों से औषधियां मंगवा सकते हैं, दवाई मंगा सकते हैं। तो कौन सा हवाई अड्डा? जोधपुर हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा, नवी मुंबई हवाई अड्डा या जयपुर हवाई अड्डा? तो आपको बता दूं, नया काम स्टार्ट कहां से हुआ है? नवी मुंबई हवाई अड्डा से हुआ है। मतलब ये भारत का औषधियों का आयात का 42वां प्रवेश द्वार बना है। कितना? 42वां प्रवेश द्वार बना है। इससे पहले जहाजों के द्वारा, जल परिवहन के द्वारा, कहूं तो रोड परिवहन मतलब सड़क परिवहन के द्वारा, रेलगाड़ियों द्वारा दवाओं का आयात किया जा रहा है। लेकिन ये 42वां प्रवेश द्वार बना है कौन? नवी मुंबई हवाई अड्डा। कौन सा? नवी मुंबई का जो हवाई अड्डा, 42 प्रवेश द्वारों की संख्या हो गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग द्वारा 9 जुलाई 2026 को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के टिकाऊ तरीकों के लिए अधिकार पत्र का राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया? खुरपका मुंह पका कहां पर था? खुरपका मुंह पका भुवनेश्वर में था। और मछली पकड़ने के लिए जो टिकाऊ तरीकों का अधिकार पत्र था वो भी कहां पर आयोजित किया गया? इसके लिए भी कार्यक्रम भुवनेश्वर में ही आयोजित किया गया था। कहां पर आयोजित किया गया था? भुवनेश्वर में किया गया था। अगला क्वेश्चन, अब महिला T20 वर्ल्ड कप हो गया तो महिलाओं की रैंकिंग जारी होगी। तो ताजा आईसीसी महिला T20 क्या हो रहा है? हाँ, ताजा आईसीसी महिला T20 रैंकिंग के अनुसार दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज कौन है? दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज कौन है? हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, श्रीचरणी या बेथ मुनी? तो जो अपनी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज है बेथ मुनी, वो दुनिया की नंबर 1 आईसीसी महिला T20 रैंकिंग की खिलाड़ी में नंबर 1 स्थान पर आने वाली खिलाड़ी बनी है। और भारत की जो स्पिनर है श्रीचरणी, वो नंबर 1 गेंदबाज बनी है। क्या बनी है? नंबर 1 गेंदबाज। तो नंबर 1 गेंदबाज में श्रीचरणी भारत, और बेथ मुनी जो ऑस्ट्रेलिया की है वो नंबर 1 बल्लेबाज बनी है। किसमें? आईसीसी महिला T20 की रैंकिंग में। अब आगे थोड़ी बहुत जानकारी देखो। ये है बेथ मुनी और ये है अपनी कौन? श्रीचरणी। कौन है? ये है श्रीचरणी। अगला क्वेश्चन, ईशान किशन के बारे में, दीप्ति शर्मा के बारे में, हरमनप्रीत कौर के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। 8वां क्वेश्चन, 83वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता और निर्देशक को गोल्डन लोयन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऐसा कौन सा अभिनेता या फिल्म निर्देशक है जिसको जो वेनिस में वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें उसको गोल्डन लोयन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? जॉर्ज क्लूनी को, वर्नर हर्जोग को, किम नोवाक को या एसएस राजमौली को? तो मैं आपको बता दूं, जो अपना जॉर्ज क्लूनी है, कौन है? जॉर्ज क्लूनी है। इनको गोल्डन लोयन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कहां पर? 83वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। कहां पर? 83वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ये है अपने जॉर्ज क्लूनी। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जो वीबी रामजी योजना है, विकसित भारत जी रामजी योजना, उसमें प्रशासनिक व्यय मतलब जितने भी कर्मचारी है छोटे मोटे, उनको निश्चित समय पर उनको पैसे देने के लिए, उनको राशि का भुगतान करने के लिए, या उनको आमदनी देने के लिए, उनका वेतन देने के लिए जो प्रशासनिक व्यय है उसको 6% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो प्रशासनिक व्यय मतलब कर्मचारियों के भुगतान के लिए इसको 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया। कितने परसेंट कर दिया है? 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। अगला 10वां क्वेश्चन, राजस्थान सरकार की पंच गौरव योजना के तहत
चूरू जिले का प्रमुख उत्पाद क्या है? लकड़ी के उत्पाद, कासीदाकारी, नमक उत्पादन या फुलकारीसोल? तो चूरू जिले का भी प्रमुख उत्पाद क्या है? लकड़ी के उत्पाद है। क्या है? चूरू जिले का प्रमुख उत्पाद है लकड़ी के उत्पाद। अब अपने कितने क्वेश्चन रहे हैं? मात्र और मात्र 10 क्वेश्चन रहे हैं। अब 10 क्वेश्चन पढ़ते ही अपने 7 दिनों का क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा रिवीजन है हो जाएगा, और सारी चीजें जो आप धीरे धीरे करके भूल रहे थे अब वो आपके दिमाग में वापस एक बार क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। अब मात्र और मात्र अपने कितने क्वेश्चन रहे हैं? 10 क्वेश्चन रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का टाइम लगेगा, उससे ज्यादा मैं टाइम लेने का प्रयास नहीं करूंगा। जितना जल्दी हो सके अपन क्या करेंगे? इस क्लास को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और अगर यह क्लास अपने 1 घंटे से ऊपर की हो गई तो शब्दवाणी क्लासेस की यह पहली क्लास होगी जिसने 1 घंटे से भी ज्यादा समय उपयोग में लिया है। तो उसके लिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबको धन्यवाद भी बोलना पड़ेगा अगर यह क्लास 1 घंटे से ऊपर हो जाए। हालांकि अभी लगभग 6-7 मिनट या 10 मिनट कम पड़ रही होगी, और वो भी पूरी हो जाएगी अगर एक प्रश्न के ऊपर 1 मिनट लगे तो भी। ये तो क्वेश्चन अपन ने जस्ट कल ही पढ़े थे, तो इन क्वेश्चनों को आपको रिकॉल करने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल ही आपने पढ़े थे, कल ही मैंने पढ़ाए थे, कल ही आपने इन सबको नोट डाउन किया था। तो ज्यादा इनको पढ़ने में अपने प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इनको थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बाकी वाले जो प्रश्न थे उसमें अपन ने काफी टाइम ले लिया है। प्रत्येक क्वेश्चन पे लगभग 1 मिनट का टाइम लिया था। ये अपने 11 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अमृत 2.0 जल योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से किया गया? मुझे तो याद है ओटाराम देवासी और लूमाराम जी चौधरी ने किया था। कहां से किया था, किसके लिए? तो अमृत 2 जल योजना है, ये शहरों में जो घर हैं उनको नल के द्वारा पानी, कहां? शहरों में जो घर हैं उनको नल के द्वारा पानी उपलब्ध करवाने के लिए योजना चलाई गई, अमृत 2.0 जल योजना। इसका शुभारंभ कहां से किया गया है? सिरोही से किया गया है। कहां से किया गया है? सिरोही से किया गया है। किसके द्वारा? ओटाराम जी देवासी के द्वारा और अपने लूमाराम जी चौधरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन दूसरा, हाल ही में 10 जुलाई से लेकर 23 जुलाई 2026 तक प्रदेश के समस्त जिलों में किस ऐप के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी परिवारों का राज्यव्यापी डिजिटल सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा? मैंने आपको बताया था कि अब जो मार साहब है, जो गुरुजी है, वो फिर आपके एक बार घर में आएंगे और अब की बार क्या करेंगे? ओबीसी का सर्वेक्षण करेंगे। मतलब जो भारत में ओबीसी जनता है उनकी कैसी क्या स्थिति है, उनको कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए, कितना आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, उस संबंध में ये एक जनगणना करवाई जा रही है 10 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक। इसके लिए एक ऐप है राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप का नाम क्या है? राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप। अगर आपको पूछ ले कि किस ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया था, तो राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के माध्यम से ओबीसी का क्या किया गया था? ओबीसी का सर्वे किया गया था। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में कितने % की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? मतलब हाल ही में अपना जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसके जो पहले 3 महीने थे उसमें जो राजस्व की प्राप्ति है वो पिछले वर्ष के पहली 3 मई की अपेक्षा बढ़ गई है। बढ़कर कितने % बढ़ी है? 10%, 11.54%, 8.3% या 13.24%। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 11.54%, कितने? 11.54% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगर मैं सही हूं तो सही है, हाँ सही है। 11.5% की क्या दर्ज की गई है? बढ़ोतरी की गई है राजस्व आय में प्रथम तिमाही के अंतर्गत। चौथा क्वेश्चन, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी है, उसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स लगभग कितना है, जो इसे दुनिया की अत्याधुनिक रिफाइनरियों की श्रेणी में शामिल करता है? दुनिया की जो अत्याधुनिक रिफाइनरी है उसमें अपनी जो एचपीसीएल की राजस्थान में रिफाइनरी है पचपदरा में, वो भी शामिल है, क्योंकि इसका जो नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है वो लगभग कितने पास है? वो लगभग 17 के पास में। और हाईएस्ट जो इसमें मापन अंक होता है वो 20 होता है। मतलब जिसके जितने ज्यादा अंक है वो उतनी ही अच्छी
रिफाइनरी मानी जाती है। तो राजस्थान की जो रिफाइनरी है उसमें इसके 17 अंक प्रदान किए गए, मतलब ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरियों में शामिल की गई है। कौन सी? एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का जो नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है वो लगभग 17 के पास में। हाईएस्ट रिफाइनरियों का जो कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स होता है वो 20 होता है, मतलब 20 से जस्ट 3 ही कम है। मतलब जो ये रिफाइनरी है ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरियों में शामिल की जाती है। अगला क्वेश्चन, ये अपने रिफाइनरी का एक चित्र है, अगर आप देखना चाहो तो। अगला क्वेश्चन 5वां, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले के हाथीखेड़ा क्षेत्र में 20 करोड़ की लागत से बालिका सैनिक स्कूल बनाने पर सहमति प्रदान की है? मदन जी दिला आपने पढ़ा था कि वासुदेव देवनानी ने उनसे कहा था कि आप एक सैनिक स्कूल बनाइए, तो उनके निवेदन पर जो भजनलाल जी शर्मा है उन्होंने 20 करोड़ की लागत से बालिका सैनिक स्कूल बनाने की सहमति दी है। वो कहां पर दी है? अजमेर में। कहां पर बनाई जाएगी? वो अपने अजमेर में बनाई जाएगी बालिका सैनिक स्कूल। कितने करोड़ रुपए की लागत से? 20 करोड़। हाथीखेड़ा क्षेत्र, कौन से क्षेत्र? हाथीखेड़ा क्षेत्र में इसका निर्माण किया जाएगा। कहां किया जाएगा? इसका निर्माण किया जाएगा वो अपने हाथीखेड़ा क्षेत्र में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 98% लिटरेसी रेट के साथ में, मतलब 98% लिटरेसी रेट के साथ में देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? इससे पहले देश में 5 राज्य पूर्ण साक्षर थे, अभी हाल ही में एक राज्य और है जिसने लगभग 98.8। अगर कोई राज्य में जो साक्षरता दर है वो 98% से अधिक हो जाती है तो उसे पूर्ण साक्षर माना जाता है। लेकिन एक ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर है वो 98.8% हो गई है, इसलिए वो क्या बन गया है? पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। और वो भारत का कितने नंबर का? 6वां पूर्ण राज्य बना है, पूर्ण साक्षर राज्य बना है वो अपना उत्तराखंड। कौन सा बना है? उत्तराखंड देश का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। तो इसके लिए तालियां भी बजनी चाहिए कि उत्तराखंड क्या बन गया है? देश का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन, हाल ही में देश के नए 98 ग्रैंड मास्टर कौन बने? देश के नए ग्रैंड मास्टर बन गए 98। कौन है? अपने अश्वत एस है। अपने जो अश्वत एस है वो देश के क्या है? वो देश के नए 98 ग्रैंड मास्टर बने गए। इनकी उम्र लगभग 15 या 17 साल के करीब है। कहते हैं कि जब ये 3 साल के थे तभी इन्होंने पासों से खेलना शुरू कर दिया था। ये देखिए 100वें ग्रैंड मास्टर बनने की दिशा में प्रगति तेज है। 17 वर्षीय अश्वत राय ने 2026 में पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर में ये अपनी जो उपलब्धि है वो हासिल की है। 8वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल गैस यूनियन की रिपोर्ट के अनुसार भारत एलएनजी रीगैसिफिकेशन क्षमता के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश है? भारत अभी 2 देशों को पीछे छोड़कर, जिसमें एक स्पेन है, स्पेन और एक देश और है, उनको पीछे छोड़कर जो अपना एलएनजी रीगैसिफिकेशन क्षमता है उसके मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा, कौन सा? दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया है? अपना देश भारत बन गया है रीगैसिफिकेशन के मामले में। अगला क्वेश्चन, बितांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित होने वाले पीएम श्री नरेंद्र मोदी देश के कितने नंबर के व्यक्तित्व है? दूसरे नंबर के। इनसे पहले मैंने कहा था कि 1995 ईस्वी में मरणोपरांत पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह सम्मान प्रदान किया जा चुका था। तो पीएम मोदी है वो बितांग आदिपूर्णा सम्मान प्राप्त करने वाले क्या? दुनिया के ये भारत देश के कितने नंबर के व्यक्तित्व बन गए हैं? दूसरे व्यक्तित्व बन गए हैं। और आज के अपने रिवीजन का ये क्या है? आज के अपने रिवीजन का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है पंचगौरव योजना का। पंचगौरव योजना में श्री गंगानगर जिले के लिए कौन सा उत्पाद चुना गया है? श्री गंगानगर जिले के लिए गेहूं का आटा, कोटा का पत्थर, कोटा तो कोटा में आ गया, सरसों का तेल या कसीदाकारी बाड़मेर में आ गई। गेहूं का आटा या सरसों का तेल, तो गंगानगर में ज्यादातर रूप में सरसों पाई जाती है। गेहूं भी होता है लेकिन उत्पाद के रूप में वहां पर सरसों का तेल लिया गया। क्या लिया गया? सरसों का तेल है वो गंगानगर जिले का प्रमुख उत्पाद में शामिल किया गया। गंगानगर जिले की बाकी चीजें देखें तो प्रमुख उपज में किन्नू, प्रमुख अपने अगर वनस्पति देखें तो उसमें शीशम, और प्रमुख उत्पाद में सरसों का तेल, प्रमुख पर्यटन स्थल बुड्ढा जोड़, और प्रमुख खेल में एथलेटिक्स को शामिल किया गया है। इस प्रकार ये अपने वीकली राउंड अप के जो 60 क्वेश्चन थे, जो रिवीजन क्लास थी, वो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आप सभी ने एकदम पूर्ण मनोयोग से ये क्लास देखी होगी, चाहे क्लास को धीरे चलाया या फास्ट चलाया, जैसे भी चलाया, अपने पूरी क्लास है वो मनोयोग के साथ में मैंने पढ़ाया और आपने पढ़ने की कोशिश की।
रिवीजन से क्या होता है कि कोई भी चीजें अपन को ज्यादा समय तक याद रहती है और अपने जो याद करने की क्षमता है वो भी इससे बढ़ जाती है। तो क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जो शब्दवाणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें और अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।